दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की टॉपिक बड़ी स्पेशल टॉपिक है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में। आप कहोगे सर इतना छोटा सा टॉपिक, नहीं छोटा टॉपिक बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आपसे गलतियां कहां पर होती हैं दोस्तों। जब मैं आपको केमिस्ट्री ब्रीफ में पढ़ा रहा हूं तो याद रखिए सबसे पहले मैंने अपना जो सबसे बड़ा टॉपिक स्टार्ट किया वो स्टार्ट किया पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे वीडियो दिए गए। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया बॉन्डिंग के बारे में कि किस तरह से बॉन्डिंग होता है, बंध बनता कैसे, बंध बनाने की जरूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया गया, तमाम चीजें बताई गई। फिर हम लोगों ने पढ़ा आयनिक बॉन्ड के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ये सभी तथ्य पढ़ते हुए अब हम धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें बड़े बड़े फार्मूले याद करने हैं, समझने हैं कि अलग अलग फार्मूले के नाम क्या है, रिएक्शन होता कैसे है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हर छोटी बड़ी बातों को जानते रहें। तो आपको क्या याद रखना चाहिए, क्या नहीं याद रखना चाहिए, वो आपके लिए जो है डिफिकल्ट विषय बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिए इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने स्टार्ट किया नोबेल गैस के बारे में एक वीडियो बनाया जिसे हम इनर्ट गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। उसके तहत दोस्तों आपको बताया गया कि पूरे नोबेल गैस में चाहे वो हीलियम हो, नियान हो, ठीक है, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, आपका जेनान हो, रेडॉन हो, कोई भी गैस हो, किस गैस से संबंधित क्या क्या चीजें आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो सभी तथ्य आपको बताया गया और पूरा का पूरा अच्छा टॉपिक पढ़ाएगा। उसी तरह से दोस्तों हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो सबसे बड़े टॉपिक हैं। अगर इन दो टॉपिक को आपने अलग से पढ़ लिया ना, उसके बाद जो है बाकी बचा हुआ छोटा छोटा टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर लिथियम को पढ़ना है, ठीक है, अलग अलग सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सबको जानना है तो आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। लेकिन पहले आपको ध्यान देना होगा हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में। तो आज का ये वीडियो स्पेशली हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड है। और आप देखिएगा हम लोगों के आम बोलचाल की भाषा में क्या आप यही जानते हो ना कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला समूह का पहला सदस्य माना जाता है, यही जानते हो आप। ठीक है, जनरली आप यही बोलते, इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है, बस इतनी सी बात। लेकिन सोचो अगर हाइड्रोजन के ऊपर मैं क्लास दे सकता हूं तो आने वाले अब 30 मिनट तक मैं आपसे क्या बातचीत करने वाला हूं, मतलब कुछ ना कुछ बात तो है। तो चलिए सीखते हैं कि आज हमारे लिए क्या स्पेशल है। दोस्तों स्पेशल एक चीज और है कि मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि इस हाइड्रोजन चैप्टर से आपकी परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि नितिन सर जो पढ़ाने जा रहे हैं ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। भाई जब मैं आपको बता दूंगा प्रश्न क्या पूछा जाता तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत डिटेल में इस चैप्टर को मैं आपको कवर कराने चल रहा हूं। दोस्तों आप प्ले स्टोर पे आ जाइए, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी 91 का, क्योंकि बड़ा ही बेहतरीन एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, लेट ना कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कल भी मैंने बताया था आपको, सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन और नंबर 2 पे पाया जाता है हीलियम। हीलियम एक क्या है, नोबेल गैस है, एक अक्रिय गैस है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, कितना 71% क्या है, हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन को हमेशा H2 लिखते हैं और 27% क्या पाया जाता है, हीलियम। लगे हाथ एक चीज और याद कर लीजिए, सूर्य ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाया जाता है, तो याद रखिए हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पूरे ब्रह्मांड में। पूरा ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के अंदर तमाम सौरमंडल, आकाशगंगाएं सब कुछ आ गई, सबसे ज्यादा ही हाइड्रोजन ही पाया जाता है। पहला प्रश्न याद रखेगा। दूसरा देखिए, आपसे प्रश्न पूछता है न्यूट्रॉन विहीन तत्व कौन सा है। सर हमने कहीं सुना है न्यूट्रॉन के बारे में, आपने बताया था कि जितने भी तत्व होते हैं उनके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 भाई रहते हैं, यही उन्होंने बताया था ना, और न्यूट्रॉन रहता ही रहता है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है, पूरे आवर्त सारणी में सिर्फ एक ही अपवाद है, वो अपवाद है हाइड्रोजन। क्यों अपवाद है, क्योंकि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। न्यूट्रॉन जो कि उदासीनता को बताता है, न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं पाया जाता है, ये सबसे बड़ा अपवाद है। तो वही लिख रहा है कि न्यूट्रॉन विहीन तत्व कौन सा है, तो याद रखेगा हाइड्रोजन। बोलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, बिल्कुल है। तीसरा देखो, कह भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि जर्मनी वगैरह इस पर काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन बनाई जा रही है, हाइड्रोजन प्लेन बनाई जा रही है, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वजह से कहा गया कि हाइड्रोजन क्या है, ये भविष्य का ईंधन है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। हमारे पृथ्वी पर भी कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो याद रखिए हाइड्रोजन। कितना, 75%। ठीक है,
हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, आगे लिख रहा है धातुओं के ऑक्साइड प्रायः किस प्रकृति के होते हैं। ये जो धातु होते हैं ना, जो मेटल होता है, मेटल की प्रकृति क्या होती है दोस्तों? मेटल चमकदार होते हैं, उनको तार बनाया जा सकता है, ठीक है, उनसे परत बनाई जा सकती है। मेटल की खासियत होती है कि ये क्या करते हैं? धनायन में होते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये सब बताएगा आपको, तो याद रखेगा। ये कह रहा है धातुओं के ऑक्साइड प्रायः किस प्रकृति के होते हैं, तो ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सभी अम्लों में सर्वाधिक समान तत्व कौन सा है, तो सबसे ज्यादा समान तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। कह रहा है किस तत्व को रासायन विज्ञान में अवारा तत्व कहा जाता है? अवारा, जैसे अवारा, मैं अवारा हूं, तो अवारा याद रखिएगा, कहीं भी घूमता टहलता हुआ मिल जाता है हाइड्रोजन। भाई पूरे दुनिया में इतना हाइड्रोजन है, पूरे इस ब्रह्मांड में, तो अवारा ही माना जाता है, तो अवारा याद रखिएगा। कह रहा हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार किया जाता है, बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से कह रहा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ठीक है, H2SO4 पर जस्ते की क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया जाता है। तो बहुत सारे तरीका हैं गैस बनाने के, वो अभी आज मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आगे देखिए, कह रहा साधारण हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम की मात्रा कितनी होती है? ड्यूटेरियम दोस्तों क्या होता है? याद रखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। वैसे सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलोनियम के हैं, ठीक है, तो 3 समस्थानिक है, उसमें से एक ड्यूटेरियम भी है। कह रहा ड्यूटेरियम की मात्रा कितनी होती है? तो 5000 भागों में 1 भाग ड्यूटेरियम का होता है। 1 भाग ड्यूटेरियम का होता है, तो याद रखेगा, ठीक है, 1 भाग 5000 भागों में। सामान्य हाइड्रोजन के 5000 भागों में 1 भाग ड्यूटेरियम का होता है। कर प्रति ग्राम मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? कहने का तात्पर्य है कि सबसे बढ़िया ईंधन किसे माना जाता है, तो याद रखे हाइड्रोजन को। इसकी अवेलेबिलिटी भी खूब ज्यादा है, पूरे ब्रह्मांड में अवेलेबल है, तो इसको अगर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगला देखिए, कर ड्यूटेरियम की खोज किसने किया था? ड्यूटेरियम की खोज 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था दोस्तों। क्या नाम था? यूरे, ब्रिकवेड और मर्फी ने 1931 में किया था, ठीक है। इन 3 वैज्ञानिकों ने 1931 में किया था, यूरे, ब्रिकवेड और मर्फी ने किया था। कर जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होता है? तो याद रखिए धनायन ऋणायन 2 होता है, यानी कैथोड और एनोड। तो याद रखिए कैथोड पर प्राप्त होता है, ठीक है। एनोड पर प्लस चार्ज होता है, कैथोड पर माइनस होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। कह सबसे अधिक समस्थानिक किसके होते हैं? तो हाइड्रोजन के तो 3 समस्थानिक हैं, इसके किसके होते हैं? सबसे ज्यादा पोलोनियम के होते हैं, ठीक है। कह ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो सीले ने किया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह द्रवीकृत हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेटों में किस रूप में होता है? आपको पता होगा रॉकेटों में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन भरे जाते हैं, उसको आप लोग याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए और क्या क्या प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। कह हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक हैं? कई बार बता चुका, 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से हैं? पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। याद रखेगा प्रोटियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ड्यूटेरियम 5000 में 1000 भाग पाया जाता है, और ट्राइटियम जो होता है ये नगण्य होता है, बहुत कम, बहुत रेयर, ठीक है, लेकिन है समस्थानिक, 3 समस्थानिक। सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं? तो पोलोनियम, वो भी याद रखेगा। कर वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए, जिसको आप हाइड्रोजनीकरण बोलते हो, वो याद रखें किस गैस का प्रयोग करके होता है? तो हाइड्रोजन गैस का ही प्रयोग करके होता है, इसीलिए तो उसका नाम है हाइड्रोजनीकरण। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजनीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है? भाई हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो इसमें से कौन रेडियोधर्मी एक्टिवता को जानता है? तो याद रखें रेडियो सक्रिय कौन सा है? याद रखें लास्ट वाला ट्राइटियम जो है वो रेडियो सक्रिय है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा पोटेशियम, सोडियम, कैडमियम, लिथियम में कौन सी धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं बनाती है? तो याद रखेगा कैडमियम। कैडमियम नहीं बनाती, क्यों? क्योंकि यह क्षारीय धातु नहीं है, इस वजह से नहीं बनाती है। करा भारी हाइड्रोजन क्या होता है? भारी हाइड्रोजन को बोलते हैं D2O। आज हम लोग सीखेंगे कैसे D2O बनता है, बनाएंगे, आज मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो याद रखें ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है, तो इसको भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। करा साधारण हाइड्रोजन में ट्राइटियम का प्रतिशत कितना होता है? शुरू में बताया लगभग नगण्य, और अगर ड्यूटेरियम का पूछता तो 5000 में एक भाग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कर हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन जब जलता है तो उष्मा निकलती है और जल बनता है, जल, H2O जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अच्छा ही लगा होगा, जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम हाइड्रोजन वाले चैप्टर पर एंटर करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं
कि कितना बेहतरीन ये चैप्टर है। तो चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन दोस्तों आप जरूर से इंस्टॉल करिए, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया ना तो आपकी और भी ज्यादा बेहतर पढ़ाई हो पाएगी। देखिए मैं बार बार प्रचार नहीं करना चाहता, मैं सोचता हूं कि एक टीचर का काम जो होता है वो होता है अच्छी शिक्षा देना, वो मैं आपको दे पा रहा हूं, ठीक है, वो मैं बराबर फोकस उसी पे करता हूं। तो यहां पे कहता हूं तो आप सुना करिए हमारी बात को। आपको पता है दोस्तों कि बीच में नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में हाइड्रोजन है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो क्या हाइड्रोजन के अंदर अगर न्यूट्रॉन नहीं होता है तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं, यानी जो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, क्या उसके अंदर भी न्यूट्रॉन नहीं होता या उसके अंदर होते हैं? तो याद रखें नॉर्मल वाले हाइड्रोजन में तो नहीं होता है, उनके अंदर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप्स कहा जाता है, तो घबराइएगा मत। तो यहां पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 1, और अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1। इसीलिए दोस्तों क्या करता है, ये चक्कर लगाता है। अब मैंने कहा था कि अगर इसको स्टेबल होना है तो क्या करना होगा, या तो एक चाहिए या तो एक त्याग सकता है। अगर इसको एक त्यागता है इसीलिए इसको धातु में रखा जाता है, वैसे अधातु होता है लेकिन इसका क्रम अपवाद के रूप में धातु वाले साइड में रखा गया है, आवर्त सारणी में। और अगर हम इसको याद रखें त्यागने की कैपेसिटी रखें, ठीक है, तो याद रखिए उसी लिए जो है ये यहां पर त्यागने की भी कैपेसिटी रख, भाई जरूरत पड़ने पर त्याग भी सकता है, ले भी सकता है, तो ये चीजें होती है। खैर देखते हैं कि ये त्यागता है कि लेता है या क्या करता है, वो मैं आपको आगे समझाता हूं। सुनिए हाइड्रोजन के बारे में सुनिएगा, मेरी ध्यान से बात आप सुनिए एक एक बात, ठीक है। करा हाइड्रोजन, करा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और हमारी आवर्त सारणी का पहला मेंबर कौन सा है? हाइड्रोजन है। इसके अलावा सबसे हल्का, ये जितने भी तत्व आज तक खोजे गए, सैकड़ों खोजे गए, उन सैकड़ों में सबसे हल्का कौन सा है? हाइड्रोजन। और सबसे छोटा कौन सा है? हाइड्रोजन। कितने सारे प्रश्न बने आपके सामने, ठीक है, सबसे हल्का, सबसे छोटा, पहला, ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, याद रखिए हाइड्रोजन ही है। पहला तो आप याद रखिए। दूसरा पॉइंट याद रखिए, कर हाइड्रोजन के कुछ गुण क्षार धातुओं के समान भी मिलते हैं और कुछ गुण हैलोजन्स टाइप के होते हैं। हैलोजन किसको बोलते हैं? जहां पर एक की कमी होती थी, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए एक परमाणु उसकी इच्छा होती मिल जाए कहीं से, फ्लोरीन को अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए एक की जरूरत पड़ती है। उसीलिए दोस्तों जैसे वो हैलोजन्स होते हैं ना, वैसे हाइड्रोजन की भी जरूरत होती है। यार कहीं से एक मिल जाता तो मेरा भी ऑक्टेन पूरा हो जाता, ठीक है। तो अब किससे एक मांगने जाए? अब एक मांगने से अच्छा है कि वो दूसरे हाइड्रोजन को पकड़ ले और यहां पर क्या कर ले, साझा कर ले। आपको सिखाया गया था ना हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, याद रखिए कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। इसी को कोवैलेंट बोलते हैं ना, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है, ठीक है। अब 2 H आ गए इसीलिए हम लोग लिखते हैं H2। तो हाइड्रोजन कभी गलती से आप ये मत बोलेगा कि ये हाइड्रोजन है, ना ना, ये हाइड्रोजन नॉर्मल होता है और इसको हम लोग मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी परमाणु एटम था, अब एटम से मॉलिक्यूल बन गया, अब ये मॉलिक्यूल फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को H2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तथ्य समझिए। कह रहा है कि इसे आवर्त सारणी में क्षार धातुओं के साथ समूह 1 में रखा गया, जबकि इसके अंदर हैलोजन के समान गुण भी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगर हमने बोला हाइड्रोजन गैस तो उसको याद रखें, वहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो जाएगी? कम से कम 2। बिना 2 एटम के मॉलिक्यूल बनेगा नहीं, मॉलिक्यूल बनेगा नहीं तो गैस किस बात का ना। ऐसे नॉर्मली इनको हाइड्रोजन कहा जाता है, H2 हो गया तो हाइड्रोजन गैस हो गया। आप समझो कि कब क्या बोला जाता है, यही सीखना है आपको। कह रहा है कि इसकी खोज 1766 में कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। ऑक्सीजन की खोज सीले ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में खूब जम के पूछता है, ठीक है। कह रहा है इसके नाभिक में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, जबकि नाभिक के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं पाया जाता। यही तो अपवाद है, यही तो अपवाद है कि हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। नहीं तो आप इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आप उठा लोगे, वहां जो है न्यूट्रॉन तो पाया ही जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, अंदर भी प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके जो समस्थानिक होते हैं, जो आइसोटोप्स होते हैं, वहां पे न्यूट्रॉन आ जाते हैं। चलो आगे कह रहा है कि यह एक मात्र ऐसा तत्व है जहां न्यूट्रॉन का अभाव होता है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन विहीन तत्व भी कहा जाता है। कह रहा हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, इस वजह से।
आगे देखिए, कर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, तीनों के बारे में सर क्या क्या याद रखा जाए, तो याद रखिए पहला है प्रोटियम। क्या है प्रोटियम? प्रोटियम को डिनोट किया जाता है 1H1 से। क्या किया जाता है? 1H1 से। उसी तरह से जो ड्यूटेरियम है उसको डिनोट किससे किया जाता है? तो सॉरी ये 1 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1H2। उसी तरह से ट्राइटियम है तो उसको क्या किया जाता है? 1H3। ठीक है, तो याद रखेगा 1H1, 1H2, 1H3, ये तीनों आपके क्या हो गए? आइसोटोप्स हो गए हाइड्रोजन के। तो पहला हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा है? प्रोटियम है। प्रोटियम को क्या बोलते हैं? 1H1 बोलते हैं। कर यह सामान्य और सर्वाधिक उपलब्ध तथा सबसे हल्का हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन हम लोग सुनते हैं, जिनके बारे में जानते हैं ना, वो कौन सा वाला होता है? वो प्रोटियम हाइड्रोजन होता है। जो हम लोग जानते हैं वो प्रोटियम होता है। और इसके अलावा अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करूं तो हम लोग ज्यादा नहीं देखे हैं, क्यों? अरे 5000 में एक भाग तो खाली ड्यूटेरियम होता है, और ट्राइटियम की बात करेंगे तो नगण्य होता है। तो नॉर्मली हम लोग किसको देखते जानते हैं? जिसको देखते जानते हैं उसका दूसरा रूप क्या है? प्रोटियम है। करा यहां पर परमाणु संख्या 1 यानी एटॉमिक नंबर 1 होता है, और उसका द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। अच्छा एक चीज और, मैंने न्यूट्रॉन का नाम लिया था पीछे ना, न्यूट्रॉन का यहां कोई लेना देना नहीं है, अभी द्रव्यमान ही आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूट्रॉन का भी बताता हूं। प्रोटियम में न्यूट्रॉन का, क्योंकि नॉर्मल वाला है ना, यही नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाला कुछ अलग से नहीं है, यही नॉर्मल वाला है। दूसरा कह रहा है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को बोलते हैं 1H2। ड्यूटेरियम को 1H2 के अलावा उसको D से भी डिनोट किया जाता है शॉर्टकट में। इसको कुछ नहीं डिनोट, इसको तो हम नॉर्मली H से ही डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? H से। लेकिन अगर ड्यूटेरियम आ गया तो D से ड्यूटेरियम, तो इसको D से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारी हाइड्रोजन। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसको भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी परमाणु संख्या तो 1 है। एटॉमिक नंबर चाहे आइसोटोप कोई भी हो, चाहे वो प्रोटियम हो, ड्यूटेरियम हो या ट्राइटियम हो, तीनों आइसोटोप में एटॉमिक नंबर 1 ही है। क्यों? अरे हाइड्रोजन का ही तो प्रकार है, तो एटॉमिक नंबर सबका 1 है। हाँ, अलग क्या हो जाता है? इसमें द्रव्यमान संख्या 1 आता है, इसमें द्रव्यमान संख्या 2 होता है। सर आपके कहने का मतलब है कि ट्राइटियम में द्रव्यमान संख्या 3 होता है? जी हाँ, मेरे कहने का यही मतलब है। इसीलिए तो 1H1 यानी द्रव्यमान संख्या 1, 1H2 यानी द्रव्यमान संख्या 2, 1H3 यानी द्रव्यमान संख्या 3। तो याद रखिएगा ये तीनों लाइन से। कह रहा है कि इसके नाभिक में, किसके? ड्यूटेरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, वो तो जितने हाइड्रोजन है सब में होता है। अंतर क्या होता है? यहां पर न्यूट्रॉन आ जाता है। हमने देखा नॉर्मल वाले हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, वो न्यूट्रॉन विहीन होता है। ठीक है, जैसे में प्रोटियम, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ड्यूटेरियम में भी होता है न्यूट्रॉन, और उसके अलावा जो आपका ट्राइटियम है वहां भी न्यूट्रॉन होता है। कह रहा है इसकी खोज यूरे, ब्रिकवर्ड और मर्फी ने किया था। किसने किया था? यूरे, ब्रिकवर्ड और मर्फी ने किया था। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कैल्विस ने किसका किया था? वो हाइड्रोजन की खोज किया था, आप कह सकते हैं प्रोटियम की, तो 1931 में ही। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके लिए इन लोगों को नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। चलो अभी दिखाता हूं आगे। अब दोस्तों जब इसको भारी हाइड्रोजन कहा जाता है तो इसी से भारी जल भी बनता है, D2O। क्या बनता है? अगर हम H2O बोलते हैं, जैसे H2O होता है जल, ठीक है, H2O क्या होता है? जल। तो H के जगह पे अगर हम ये दूसरा वाला ले लें तो D2O हो जाएगा। D2O को ही भारी जल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भारी जल। समझ गए ना? D क्या है? D कुछ अलग से नहीं, कोई नया एलिमेंट नहीं है। D को नया एलिमेंट आप मत समझना। D क्या है? वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। क्या है? आइसोटोप, नंबर दूसरे का आइसोटोप है। तो याद रखेगा। कह रहा है कि इसे भारी जल के विद्युत अपघटन द्वारा बनाया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। किसको? ड्यूटेरियम को। भारी जल से सोडियम की क्रिया द्वारा भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है इसके रासायनिक गुण हाइड्रोजन के समान होते हैं, लेकिन गति क्या होती है? गति दुगुनी हो जाती। क्यों? द्रव्यमान संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो गति यहां पर क्या हो जाती? दोगुनी गति हो जाती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्राइटियम आ जाता है। ट्राइटियम के पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें और आप याद रखेगा। लिख रहा है वायु में जलाने पर भारी जल बनता है। अगर आप हाइड्रोजन को वायु में जलाएंगे तो क्या बनेगा? भारी जल बनता है। ठीक है, याद रखें D2O जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हो। लिख रहा है हैलोजन। हैलोजन क्या होता है? हैलोजन होता है, हाई नहीं होता है, हैलोजन बोला जाता है। हैलोजन समूह होता है, 17वें समूह के सदस्यों को हैलोजन में रखा गया। क्यों? उनको अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए सिर्फ एक एटम की जरूरत पड़ती, एक कहीं से मिल जाए इलेक्ट्रॉन, उनका क्या हो जाएगा? सब कुछ पूरा हो जाएगा। इसीलिए जैसे क्या हो गया? जैसे फ्लोरीन हो गया,
फ्लोरीन को अगर एक एटम कहीं से मिल जाए तो उसका ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा, क्लोरीन को अगर एक एटम मिल जाए तो उसका ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, करा कि हाइड्रोजन से संयुक्त होकर यह ड्यूटो हाइलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगर ये हाइड्रोजन वाले से समूह से किसी से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? ड्यूटो हाइलाइड। जैसे अगर ये फ्लोरीन के साथ क्रिया किए हैं तो क्या बनाएंगे? तो डीएफ हो जाता है, ठीक है, ड्यूटोफ्लाइड। और क्लोरीन के साथ किए तो डीसीएल बनता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर डी लग जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिया ही उसी से कर रहे हैं। करें इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का नाम तो सुना होगा ना, उसमें मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? भारी जल का इस्तेमाल करते हैं, D2O का इस्तेमाल करते हैं। परीक्षा में हजारों बार पूछा गया है। आगे लिख रहा है साधारण जल में प्राकृतिक रूप से 140 से 150 ppm तक यह पाया जाता है। कितने तक? 140 से 150। ये नॉर्मल जल की बात करें तो उसमें भी D2O पाया जाता है, ठीक है, लेकिन 140 से 150 ppm पर, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला हो जाता है ट्राइटियम। टी से ट्राइटियम, जैसे डी से ड्यूटेरियम था तो ड्यूटेरियम को डी से डिनोट किया जाता है, तो ट्राइटियम है तो ट्राइटियम को टी से डिनोट किया जाता है। इसका होता है 1H3। इसका मतलब क्या है? यानी यहां पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है क्या? द्रव्यमान संख्या। भाई वही तो बता रहा था, पहले वाले में द्रव्यमान संख्या 1 और एटॉमिक नंबर भी 1। एटॉमिक नंबर तो तीनों में 1 1 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या ड्यूटेरियम में 2, ट्राइटियम में 3। तो इसको याद रखेगा। करा यह हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी है। पूछा गया था अभी प्रश्न आपसे ना शुरुआत में कि कौन सा आइसोटोप रेडियोधर्मी से संबंधित है, तो याद रखेगा यह रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है, तो याद रखेगा ये ड्यूटेरियम है। दूसरा है कि यह अस्थाई होता है, अस्थाई, और यह बड़ा दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि नगण्य है, बहुत कम पाया जाता है, रेयर है। करा ये परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3 होता है। इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऊपर से यह बीटा उत्सर्जक भी है। तो आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप बीटा उत्सर्जक है, तो क्या बताएंगे? ट्राइटियम, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए न्यूट्रॉन 2 है, उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि कौन सा आइसोटोप न्यूट्रॉन विहीन है तो क्या बताएंगे? प्रोटियम, ठीक है। अगर मैं पूछूं कहां पे 1 न्यूट्रॉन है तो क्या बताएंगे? ड्यूटेरियम। अगर मैं पूछूं कहां पर 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तो क्या बताएंगे? ट्राइटियम, ठीक है। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई हाइड्रोजन के किसी भी आइसोटोप में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बैटरी देखना पड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है हाइड्रोजन गैस। चलो अब हम लोग जान गए दोस्तों कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, जब वो 2 मिलते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये क्या बन जाता है? बंध बना लेते हैं और इस तरह से क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है H2, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। तो अब हम लोग हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ते हैं कुछ बातें। देखिए यहां पर लिख रहा है कि यह रंगहीन गैस है, इसका कोई रंग नहीं होता है। तो गैसों का वैसे भी कोई रंग नहीं होता है। यह गंधहीन है, इसका जो गंध अगर कहीं से लीक भी हो रहा है तो भी आप सूंघ नहीं सकते इसको, ठीक है। तीसरा दे रहा है स्वादहीन होता है, इसका कोई स्वाद भी नहीं होता है। चौथा लिख रहा है कि पारदर्शक गैस है, यानी आर पार दिखाई भी देती है। तो अगला लिख रहा है कि सभी तत्वों से हल्का है, वो तो हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आवर्त सारणी में पहला है, ये भी पढ़ चुके हैं। पहले समूह का पहला मेंबर है, ये भी पढ़ चुके हैं। आगे लिख रहा है सभी गैसों में इसका घनत्व निम्नतम है। घनत्व की बात कर रहा है, सबसे कम घनत्व किसका है? हाइड्रोजन का है, इसीलिए तो हल्का है। अरे घनत्व अगर ज्यादा होता तो भारी होता ना, भारी होता तो फिर ये पहले नंबर पे नहीं दिखता, ठीक है। तो याद रखिए इसका घनत्व क्या है? निम्नतम है। कितना कम है? तो याद रखिए वायु के घनत्व का 1/4। कितना? वायु के घनत्व को 1/4, यानी वायु का 25% हल्का है, ठीक है, केवल 25% ही है। तो याद रखेगा, यानी ये इस वजह से हवा से भी हल्की गैस मानी जाती है। किसको? हाइड्रोजन को। कहा जाता है ना भाई हवा से भी हल्की। हवा से कितनी हल्की? 1/4। वो आप याद रखिए, आपके लिए यही सब एडिशनल पॉइंट है भाई। जितना आपके परीक्षा में पूछा जाता हो तो मैंने शुरू में पढ़ा दिया, फिर अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं? अब भी तो कुछ पढ़ा रहा हूं ना। और एक छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोजन। आप कहते हो सर हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन के ऊपर क्या क्लास दी जा सकती है? आप सोचो हाइड्रोजन के ऊपर कोई कितनी बड़ी क्लास दे सकता है, लेकिन जो कुछ है तो वो चीजें बताई जा रही हैं आपको। समझो करा कि धातुओं पर जल की क्रिया करके आप हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। धातुओं पर अगर जल की क्रिया कराई जाए तो हाइड्रोजन मिल जाएगा, या जल का विद्युत अपघटन कराया जाए तो भी हाइड्रोजन मिल जाएगा, या उदासीनीकरण अभिक्रिया कराया जाए तो भी मिल जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन
देखेंगे कि बनता कैसे। एक दो एग्जांपल मैंने लिया है, बना के दिखाता हूं आपको। यहां लिख रहा है कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। क्या है? ज्वलनशील गैस है। मतलब अगर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, धमाका। आपने सुना होगा नाभिकीय संलयन का नाम, ठीक है। आपने परमाणु बम का नाम सुना होगा, एक हाइड्रोजन बम का भी नाम सुना होगा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है, और ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। इसको याद रखेगा। लिख रहा है जिसके ऑक्सीजन में दहन होने पर जल का निर्माण होता है और ऊर्जा वहां पर निष्कासित होती है। लिख रहा है दोस्तों, यहां पर देखिए बना के दिखा रहा है, देखिए करा 2H2 और प्लस O2। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आप जान रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन है, ठीक है भाई, हाइड्रोजन को तो हम H2 ही लिखेंगे। अब हाइड्रोजन को H तो हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया H2। बात आता है यहां पे 2H2 क्यों लिखा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 2। भाई वैलेंसी देखोगे तो कितना, ऐसे आप देख लो ना, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 6, तो 2 कहीं से मिल जाए तो काम हो जाएगा, तो 2 इसी से ले लो ना। तो क्या हो जाएगा? 2H2 प्लस O के साथ यदि क्रिया कराया जाए तो यहां पर क्या बनेगा? 2H2O बनेगा। क्या बनेगा? 2H2O, ठीक है। तो जल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही आपको दिखाना चाह रहा हूं। करा कुछ धातुओं, चाहे सोडियम पोटेशियम, इन सब को ले लो, इनके साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्राइड। तो यहां पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा, यहां पर 2Na दिया है, 2Na माने क्या होता है? सोडियम। सोडियम किस नंबर पे आता है? 11 पर। क्या होता है? 8 2 10 1 11। एक इसको त्यागने की जरूरत है, एक त्यागना चाहता है ये, ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है? प्लस H2। यहां पर तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहे हो ना, तो सिंपली क्या है? 2NaH, सिंपल बनाओ ना, क्या जरूरत है यहां पे कुछ अलग करने की, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाता है, ये सब आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। क्योंकि भाई वहां पर चेंज इसलिए नहीं करोगे क्योंकि H2 को कुछ जरूरत है नहीं, तो सीधा 2NaH2 सीधा कर लो, ठीक है। आगे देखिए कुछ और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। कह रहा धातुओं को काटने की, क्या मैं बता रहा हूं? ये मैं बता रहा हूं हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहां किया जाता है। कभी आपने सोचा कि हमारे निजी जीवन में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कहां कहां होता है? जरूरी नहीं कि आप हर जगह जानते हो, कुछ आपसे भी संबंधित जगहें हैं जहां पे हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर किया जाता है बट आपको नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। कह रहा हाइड्रोजन को धातुओं को काटने में, कोई भी धातु मेटल हो उसको काटने में या फिर वेल्डिंग करने में, मतलब जोड़ने में, चाहे काटना हो चाहे जोड़ना हो, दोनों में ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे वेल्डिंग कार्य होते हैं ना, वहां जाके पूछेंगे, वो लोग बताएंगे हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहां होता है। आगे लिख रहा है या ऑक्सी एसिटिलीन की अपेक्षा क्या होती है? अधिक पर्यावरण हितैषी होती है, मतलब पर्यावरण को ज्यादा दूषित नहीं करती है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। कह रहा वनस्पति तेल, ये तो हमने शुरू में बता दिया। वनस्पति तेल क्या होता है दोस्तों? आपने नाम सुना होगा मयूर का, डालडा घी का, ये वनस्पति तेल होता है ना जिसमें पूड़ी खाते हो यार, नहीं पता क्या आपको? अभी देखो 3 तरह के तेल होते हैं, एक तो सरसों ऑयल होता है, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं हम लोग खाना बनाते हैं। दूसरा होता है फॉर्च्यून ऑयल। तीसरा एक होता है जो पैकेट में आता है, ठीक है, घी के रूप में होता है, डालडा घी उसको बोलते हैं, वो एक्चुअली में वनस्पति तेल होता है। तो लिख रहा है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनाई जाती है, ठीक है। ये वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण के बनाया जाता है, तो इस हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे ये तो पूछा जा रहा है कि प्रयोग कहां कहां होता है। आगे लिख रहा है हैबर विधि द्वारा अगर अमोनिया का निर्माण करना है, मतलब NH3 बनाना है, यही होता है ना अमोनिया। अमोनिया को क्या लिखते हैं? NH3 लिखा जाता है। तो कभी NH3 बनाओगे तो यहां पर अमोनिया का, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, तो आपको जरूरत पड़ेगी ना, जरूरत पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। तो याद रखिए अगर हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाया जाता है तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। लिख रहा है रॉकेट में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के द्रव रूप का प्रयोग किया जाता है, द्रव हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी आपको पता होगा। और इसके अलावा दोस्तों पनडुब्बियों में किया जाता है, टारपीडो में किया जाता है, रॉकेट में किया जाता है, तमाम जगह पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अब तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके ट्रेन भी चलनी शुरू हो गई। आप जर्मनी में जाकर देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा है ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ईंधन सेल से जब कभी विद्युत ऊर्जा बनती है तो वहां भी इसका प्रयोग करते हैं। कह रहा वार्निश, हम लोग होली में वार्निश का इस्तेमाल करते हैं ना, चेहरे पे रंग, बड़ा नुकसानदायक होता है बट लोग करते हैं, तो वो वार्निश की बात कर रहा हूं। वार्निश हो गया, मेथिल अल्कोहल हो गया, कृत्रिम पेट्रोल हो गया, इन चीजों को भी बनाने में, कृत्रिम पेट्रोल, जी हाँ, इसको भी बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा वाटर गैस के उत्पादन में भी किया जाता है। कह रहा द्रवीकृत हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन या आदर्श ईंधन का नाम दिया गया है। आगे देखिए
चलिए, इतनी बात अगर वाटर की आ रही है तो दो लाइन वाटर के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि भाई वाटर का क्या क्या फायदा है। लिख रहा है जो जल होता है ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों से मिलकर बना होता है, क्योंकि जल को हम लोग लिखते क्या है, H2O लिखते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दो आए ना, दोनों के मिलने से ही जल का निर्माण होता है। और आपको ये भी पता है कि जल ही एकमात्र ऐसा यौगिक है जो हमारे इस प्रकृति में तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तीनों रूपों में। जब तक ठोस है तब तक क्या है, बर्फ है। जब वो द्रव में आया तब वाटर बन गया, जल बन गया। जब गैस हो गया तो वाष्पीकृत हो गया। ठीक है, ये तीनों रूपों में पाया जाता है। लिख रहा है जल का अधिकतम घनत्व तो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। परीक्षा में 10,000 बार एक क्वेश्चन बना है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या हो जाता है, अधिकतम होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर और नीचे चले जाएं तो, अगर और नीचे चले गए मतलब ये 4 डिग्री सेल्सियस से, अब 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपको जाना हो तो ठंडी लगेगी कि नहीं? और ये ठंडी बिल्कुल लगेगी। क्यों? 0 डिग्री के करीब पहुंचने वाले हो। अगर ये टेम्परेचर मैं यहां से घटा दूं, 4 से घटा करके 3 डिग्री कर दूं, कितना कर दूं? 3 डिग्री सेल्सियस कर दूं, यानी कम तापमान होने पर जल का घनत्व और कम होने लगता है। जल का घनत्व कम होने लगता है और धीरे धीरे जल क्या होने लगता है, जमने लगता है, क्रिस्टल के रूप में जमने लगता है। यही जमा हुआ जो जल है इसी को हम बर्फ कहते हैं। बर्फ क्या है? बर्फ क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर ही तो बर्फ बनता है कि आप किसी और टेम्परेचर पर बना सकते हो। तो याद रखिए, अधिकतम घनत्व वाला पॉइंट कौन सा है? 4 डिग्री सेल्सियस। इसके नीचे आओगे तो बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। यार बर्फ कोई मैजिक नहीं है, पानी रखा तब बन गया बर्फ। मैजिक है क्या? मैजिक नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी पानी ही रहेगा, लेकिन 4 से जैसे आप नीचे आए, 3 पे पहुंचे, उस पानी के अंदर क्रिस्टल बनना शुरू होगा। पहले थोड़ा क्रिस्टल बनेगा। आप देखो ना, कभी जाके, आप कभी जाकर देखो, फ्रिज में पानी रखो और देखो क्रिस्टल बनता कैसे है। पहले थोड़ा क्रिस्टल बनेगा, थोड़ा और टेम्परेचर घटाओ, थोड़ा और क्रिस्टल बनेगा, थोड़ा और टेम्परेचर घटाओ, थोड़ा और क्रिस्टल बनेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाओगे तो पूरा का पूरा जल ही क्या बन जाएगा, क्रिस्टल रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसी को हम लोग बर्फ नाम देते हैं। आगे देखिए, करा जल एक अच्छा क्या है, विलायक है। विलायक मतलब ये कहीं भी विलेय हो जाता है, इसमें कुछ भी लाकर मिला सकते हैं, घोल सकते हैं। करा इसी कारण इसे सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, हर जगह पर विलायक है। ठीक है, कह रहा है कि सुविलायक होने के कारण प्राकृतिक जल में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां भी घुली रहती हैं। भाई प्राकृतिक रूप से जो जल पाया जाता है, जल कहाँ? नदियों में, समुद्रों में, झीलों में, तालाबों में, कुओं में, हैंडपंप में, आपके घर में, कहीं भी जहां भी जल होता है, ये जल में तमाम अशुद्धियां होती। क्यों? क्योंकि जब हर चीज, जब ये अच्छा विलायक है तो इसमें आके कुछ भी घुल सकता है। कहीं मिट्टी पड़ गया घुल जाएगा, कहीं बालू पड़ गया घुल जाएगा, कहीं कीचड़ पड़ गया घुल जाएगा। आप उसमें 2 बोरा नमक डाल दो वो भी घुल जाएगा, डाल दो वो भी घुल जाएगा, लकड़ी डाल दो वो भी सोख लेगी, लकड़ी के अंदर के जो छोटे छोटे वो होंगे, पॉइंट होंगे, वो सब निकल करके घुल जाएंगे। तो मतलब ये सुविलायक है, इसी वजह से इसमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा होती हैं। करा जल का जो शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा रूप होता है? तो याद रखिए, आश्वित जल को। ठीक है, आश्वित को आसुत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसुत जल। आपसे परीक्षा में पूछता है कि शुद्ध जल कौन सा है, परेशान हो जाते हैं, शुद्ध जल क्या है? जो पीते हैं वही तो शुद्ध जल है, जो उबाल दिए वो शुद्ध जल है ना, दोनों गलत है। आसुत जल, आश्वित जल यानी क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर को क्या बोलते हैं? शुद्ध जल कहा जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो डिस्टिल्ड वाटर के लगभग करीब होता वर्षा का जल। जो वर्षा का जल होता है ना, वो आसुत जल के लगभग करीब होता है, एकदम शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध के करीब होता है। जैसे मैं कहूं कि 24 कैरेट पे सोना क्या होता है? शुद्ध माना जाता है, लेकिन 23 कैरेट वाला क्या है? एकदम नजदीक है ना। अब 23 कैरेट और 17 कैरेट में अंतर है कि नहीं? 17 कैरेट में अशुद्धियां ज्यादा होगी और 23 कैरेट में शुद्धता ज्यादा होगी। तो याद रखिए, जो वर्षा का जल है वो आसुत जल के नजदीक होता है, थोड़ा सा ज्यादा शुद्ध होता है, उसमें अशुद्धियां बड़ी कम होती हैं, न्यूनतम होती हैं, इसलिए लिख रहा है। कह रहा आश्वित जल की भांति वर्षा के जल में भी अशुद्धियां न्यूनतम होती हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा कठोर जल। दोस्तों आपसे परीक्षा में कई बार कठोर जल, मृदु जल के बारे में पूछा जाता है, या आपसे पूछा जाता है अस्थाई जल और अस्थाई जल की अस्थाई कठोरता क्या होती है, अस्थाई कठोरता क्या होती है। बड़ा दिमाग डिस्टर्ब करता भाई, समझ में नहीं आता क्या है। चलो आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। लिख रहा है जल में अत्यधिक मात्रा में कुछ लवण घुले हुए होते हैं। क्यों? सुविलायक है,
भाई कुछ भी घुल सकता है इसमें, तो कह रहा है कुछ लवण घुले हुए होते हैं जिसकी वजह से जल क्या हो जाता है, कठोर जल हो जाता है, कठोर जल। ये कठोर ऐसा नहीं कि छूने में कठोर होता है, कठोर मुलायम, वो कठोरता नहीं होती है। देखिए बता रहा है, कह रहा है कि इस कठोर जल की वजह से जल की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव पड़ने में अगर देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, एक अस्थायी कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता मतलब कुछ समय के लिए कठोरता है, अस्थायी कठोरता मतलब लंबे समय के लिए कठोरता है। तो सुनिए क्या होता है, लिख रहा है जल में उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, पाया तो यही जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, कैल्शियम का क्या होता है 20 और मैग्नीशियम क्या होता है 12, तो याद रखें 20 और 12, ठीक है, यही पाए जाते हैं। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम सुनिएगा ध्यान से, कर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्या बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता आती है। किसकी वजह से, ये शब्द याद रखिए, कैल्शियम मैग्नीशियम कॉमन है, याद रखिए बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होता है, अस्थायी कठोरता आती है। और सल्फेट की वजह से, सल्फेट और क्लोराइड की वजह से, इसी कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता आती है। ठीक है, तो सल्फेट और क्लोराइड की वजह से अस्थायी कठोरता और बाइकार्बोनेट की वजह से क्या आती है, अस्थायी कठोरता। कैसे याद रखोगे, तो एक शब्द याद रखो बाइकार्बोनेट, बाई बाई माने आप जानते हैं ना किसी चीज को बाई करना, खरीदना। तो ऐसा है क्या कि आप आज खरीद लिए तो अब कभी जीवन में कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, नहीं यार, ये अस्थाई है, हमेशा खरीदना पड़ता है, अस्थाई आज भी है, हो सकता है शाम को ही खरीदना पड़ जाए, कल खरीदना पड़ जाए, परसों। तो आप याद रखो ये बाई शब्द क्या है, अस्थाई है, बाई क्या है, अस्थाई है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि बाइकार्बोनेट जब बोलेगा तो अस्थाई याद रखेगा, और बाकी कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड जब बोलेगा तो याद रखेगा यह अस्थायी कठोरता की बात कर रही है। ठीक है, चलो ऊपर देख लीजिए एक बार फिर से, जल को उबालने पर भी कठोरता दूर की जा सकती है, लेकिन किस कठोरता को, अस्थायी कठोरता है तब तो दूर हो जाएगी, लेकिन अगर अस्थायी कठोरता है तो उबालने का कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता है। ठीक है, उबालने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए लिख रहा है, जल में बूझा चूना अगर मिला जाए, बूझा चूना को CaOH2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CaOH2 बोलते हैं। ऐसे गलत लिखा है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा CaOH2 रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि 2 यहां पर आ जाता है, और जब इसका ट्वाइस बनाते हैं ना तो यानी O और H दोनों के साथ 2 लगा हुआ है, तो CaOH2 इसको ऐसे पढ़ते हैं, CaOH2 इसको बूझा चूना बोलते हैं। करा जल में बूझा चूना मिला दिया जाए तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। यार हम कहां जाए बूझा चूना मिलाने, सबसे अच्छा घर में उबाल लो ना, अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि कभी आपको गंदे कपड़े अगर धुलना हो तो पानी को उबाल करके उसमें कपड़े भिगा देंगे तो मैल जल्दी निकल जाएगी। क्यों, अरे यार जल में क्या होती, कठोरता होती है, तो वो गंदे कपड़ों को साफ नहीं करने देती। अगर थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे ना, उसकी कठोरता दूर हो जाएगी, और जैसे ही कठोरता दूर हो जाएगी फिर गंदगी बहुत जल्दी निकल जाएगी। नहीं विश्वास हो तो ट्राई करके देख लेना, एक दिन कपड़ा खूब गंदा कर लो, 2 कपड़े पहनो खूब गंदे कर लो, गंदे करने के बाद एक कपड़े को ठंडे पानी में धो लो, दूसरे कपड़े को बॉयल पानी में धो लो। देखो जल्दी आपको कम मेहनत किसमें लगता है पता चलेगा, गर्म करने पर अस्थायी कठोरता दूर हो गई, यही रीजन होता है। और अस्थायी कठोरता में क्या करना होगा, तो याद रखिए ये उबालने का फर्क नहीं पड़ता यहां पर। और इसकी तब दूर कैसे होगा, बात आता है ना, तो दूर होने के लिए दोस्तों लिखा है कि जल में सोडियम कार्बोनेट, क्या सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उबाला जाए तब जाकर के इसकी कठोरता दूर होगी, खाली उबालने पर नहीं। उबालने के लिए आपको कुछ और मिलाना पड़ेगा, इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहां पर बाइकार्बोनेट पहले से था इसलिए उबाला अपने काम चल गया, यहां पे नहीं है कार्बोनेट, इसीलिए सोडियम कार्बोनेट पहले मिलाइए, सोडियम कार्बोनेट पहले मिलाइए और तब उबालिए, तब जाके इसकी अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। दोस्तों ये सोडियम कार्बोनेट इतना गजब का आइटम होता है ना कि चाहे अस्थायी हो चाहे अस्थायी हो, हर तरह के जल की कठोरता को दूर कर देता है, मतलब सबसे बढ़िया। ठीक है, तभी तो इसको सोडियम कहा जाता है। सोडियम माने सोडा माने बड़ा प्यारा, लोग बोलते हैं सोडी ये कुड़ी, तो याद रखे सोडी से याद रखे सोडी। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये अस्थायी और अस्थायी दोनों की कठोरताओं को दूर कर देता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जाइए मत, बहुत अच्छी क्लास है। देखिए हाइड्रोजन पराक्साइड नाम सुना है कि नहीं, हाइड्रोजन पराक्साइड का नाम सुना है, इसको H2O2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, H2O2 बोलते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड। बात आती है इसका इस्तेमाल करते कहां पर है और ये होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। लिख रहा है
शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड हल्के नीले रंग का द्रव होता है। हल्का नीला मतलब एकदम समझ लीजिए जल होता है, जैसे पानी होता है ना हल्का नीला, वैसे ही इसका रंग भी कैसा होता है, हल्का नीला। इसकी खोज 1818 में थीनार्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? थीनार्ड ने किया था। इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? याद रखिए किसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन परऑक्साइड का, H2O2 की बात कर रहे हैं। ये अगर H2O है तब तो ये क्या हो गया, जल हो गया। बस इसी H2O में क्या कर लिया हमने, H2O पहले से था, बस यहां पर ऑक्सीजन में एक और लाके 2 जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। इसको हम ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड। ये लग गया वाटर में, एक लग गया ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं। लिख रहा है कि अच्छा देखो कैसे कहते हैं वो भी समझ लो दोस्तों। जब ये H2O था तब इसको हमने जल कहा। अब जब जल था तो यहां पर ऑक्सीजन का एक अणु है, यानी H2O1 हम बोल सकते थे, लेकिन 1 लिखने की जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए हमने उसको क्या बोला, H2O बोला। अब दोस्तों अगर एक अलग से ऑक्सीजन ला किसी में जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा। तो एक अलग से जो ऑक्सीजन लाए हो, इसीलिए इसका नाम दिए ऑक्सीजनेटेड। क्या दिया नाम, ऑक्सीजनेटेड। और यहां पर वाटर, H2O को ऑलरेडी क्या बोलते हो, वाटर बोलते हो, तो इसका नाम पड़ गया ऑक्सीजनेटेड वाटर। समझ में आ रहा है? तभी यहां पे क्या लिखा है, ऑक्सीजनेटेड वाटर। कुछ कठिन नहीं है, केवल कठिन तरीके से आपके सामने परोसा गया है, इसलिए आपको डर और भय लगता है। बहुत सारे लोग हैं, केमिस्ट्री में किसको नहीं भय लगता भाई, केमिस्ट्री अपने आप में सबके सबसे टिपिकल सब्जेक्ट में गिनी जाती है, ठीक है, तो भय तो सबको लगता है, लेकिन जब चीजें आनी लगती है समझ में, तब चीजें आसान बन जाती है। लगता है इससे ज्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आनी चाहिए। आएगी कब, जब आप मेहनत करोगे, आप मेहनत करोगे। और आप लोगों की आदत क्या है ना, मुझे रोज रोज जगाना पड़ता है आप सभी को, अपना बल, अपना ज्ञान, अपने बुद्धि सब भूल जाते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। यार हमसे बार बार हमारी टीम कहती है भाई मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। मुझे मोटिवेशनल वीडियो बनाने में पता नहीं क्यों बड़ा इरिटेशन लगता है। क्या बनाओ, आप छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हुए बच्चे हैं, आपको समझाया जाए कि आपको पढ़ना चाहिए। अरे ये तो आपके भविष्य का सवाल है ना, आपको तो ऐसा होना चाहिए रात दिन नींद ना है। यार कैसे सोते हैं आप लोग, हाँ कैसे सो जाते हैं, बड़ा मजा आता है क्या सोने में? आज सो रहे हो ना, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ये समय इतना गोल्डन चांस है यार, इसको इतना मतलब इसमें इतनी मेहनत कर लो ना कि तबीयत खुश हो जाए। आगे कभी आपको ये ना सोचना पड़े, सोने के लिए सोचना ना पड़े। हम कह रहे सो यार, कुछ ऐसा करो पूरा जिंदगी सोने को मिले, बैठकर खाना हो, सोने को मिलता रहे, ठीक है, ऐसा कुछ काम करो। सोचो सोचो सोचो, कुछ भी कर सकते हो, सबके पास एक ही दिमाग है, कुछ भी कर सकते हो। चलो आगे देखो, करा यह हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जल के सदृश क्या होता है, नीला होता है। बिल्कुल होता है नीला, ठीक है, पहले ही बताया। यह प्रकृति में अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है, खास करके वायुमंडल में जो वर्षा का जल होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत पाया जाता है, और जल में, बर्फ में पाया जाता है। इसको याद रखेगा। करा इसका उपयोग देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो जो पुराने तैलचित्र हैं, पहले के जमाने में ऑयल पेंटेड बनाए जाते थे, ठीक है, ऑयल पेंटेड, ठीक है, तो उसमें उसको चमकदार बनाने में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे, H2O2 का, ठीक है, H2O2 का। इसके अलावा पनडुब्बी, रॉकेट और टारपीडो में भी अब ईंधन के रूप में अपडेटेड रूप में जो है H2O2 का इस्तेमाल करते हैं। लिख रहा है घाव धोने में, कहीं चोट लग जाता है ना तो स्प्रिट वगैरह देखा है ना, उसके अलावा घाव धोने में इसका किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। कह रहा दांत और कान को साफ करने में भी इस तरह के हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, गंदगी दूर करता है। कह रहा दूध और शराब के परिरक्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लॉन्ड्री में जो आप कपड़े भेजते हो ना, अगर कहीं धब्बा लग गया, स्याही लग गया, रंग लग गया, तो उसको छुड़ाने में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है, H2O2 का। ऑक्सीजनेटेड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। एक चैप्टर और बड़ा आएगा, वो होगा कार्बन का। एक बार आपने वो कंप्लीट कर लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होना। फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कॉमन वीडियो बनाऊंगा मेटल के बारे में, जितने भी मेटल है सब मेटल के बारे में आपको बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। और एक वीडियो होगा नॉन मेटल के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आज आएंगे रासायनिक सूत्र पर, और आपको सिखाऊंगा कि कैसे रासायनिक सूत्र बनाइए। पढ़ा जाता है, कुछ भी पढ़ेंगे बन जाएगा अपने आप, ठीक है, वो आपको सिखाऊंगा बनाना। तो चलिए वो हमारा स्पेशल पार्ट होगा। और इस तरह से अगर एक बार आपने ये सब पढ़ लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर से करिए। देखिए वीडियो को शेयर करेंगे तो ये चैनल चलता रहेगा, और आप खुद ही चाहते हैं कि चैनल चलता रहे, ताकि जिस तरह से आपको पढ़ने के लिए मिला उसी तरह से सभी बच्चों तक ये वीडियोज पहुंच पाए, लोग अपनी तैयारी कर पाए, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है, ठीक है। हमारा विकास तो हो ही जाएगा, लेकिन सबसे
पहले देश है तो देश का विकास होना चाहिए। दोस्तों आप अपना योगदान देना मत भूलिए। आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हो, किसी टेलीग्राम चैनल से, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से, किसी फेसबुक पेज से, तो आप क्या करते हैं वहां पर वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।